युवाओं के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले भानु मिश्रा के दो शब्द गोरखपुर की जनता के लिए। सर, मैं भानु मिश्रा गोरखपुर के सभी नौजवान साथियों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूं और ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, आने वाले चुनाव में जो 2027 में होना है, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर संगठन को मजबूत बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए और उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9। भानु मिश्रा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सर, कहां से शुरू करें? भानु मिश्रा, शिवसेना का मतलब भानु मिश्रा का मतलब शिवसेना, या आज के भारतीय जनता पार्टी के भानु मिश्रा? भाई साहब, मेरी पहचान तो शिवसेना से ही हुई जी क्योंकि जब मैं शुरू में राजनीति में आया जी जी। तो शिवसेना के माध्यम से ही मैं समाज सेवा का बीड़ा उठाया और आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शिवसेना मतलब भानु मिश्रा, भानु मिश्रा मतलब शिवसेना था जी। और 93 और 96 के चुनाव में ये प्रतीत हो गया था कि वास्तव में शिवसेना ही भानु मिश्रा है। जी, तो अभी आपके बहुत सारी चर्चाएं हैं गोरखपुर में, तो एक लंबे विराम के बाद भानु मिश्रा जी फिर राजनीति में बहुत सक्रिय हो गए हैं और जिस तरह का आपका इस समय परिचर्चा चल रही है, चर्चा चल रही है कि महाराज जी के करीबियों में आपका भी नाम आ रहा है, तो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कुछ तेज बनी है आपकी? निश्चित रूप से चुनाव तो मुझे लड़ना ही, मैं संगठन की राजनीति नहीं किया जी। शिवसेना छोड़ने के बाद, मैं लड़ने वाला ही काम किया। तो लड़ने वाला व्यक्ति हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता है और मैं अखाड़े में इस समय लड़ने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी का आशीर्वाद है मेरे साथ, संगठन का भी पूर्ण विश्वास और निष्ठा मेरे प्रति है और मेरी भी निष्ठा संगठन के प्रति है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बार आशीर्वाद मिलेगा और मैं जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो युवाओं का जोश, युवाओं में ताकत भरने वाला, युवाओं के दिमाग को पढ़ने वाला भानु मिश्रा, शिवसेना वाला भानु मिश्रा, आज भी उतना एनर्जेटिक है भानु मिश्रा? आपको नहीं लगता सोशल मीडिया देख के? नहीं, हमें लगता है। मैं सिर्फ भानु मिश्रा जी से जानना चाहता हूँ, भानु मिश्रा का मतलब सिर्फ यूथ की ताकत भानु मिश्रा, तो अभी युवाओं के लिए कोई बेहतर संदेश दीजिए। 100% युवा हमारे साथ है जी। और मैं भरसक कोशिश करता हूं कि अपने युवा साथियों के प्रति कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर उन्हें कोई समस्या है तो मैं पूरा प्रयास करता हूं उसके निराकरण का। उसके लिए तन मन धन से मैं हमेशा लगा रहता हूं और जो भी मेरा साथी, चाहे वो किसी स्तर पे हो, बड़े से बड़े स्तर पे या छोटे से छोटे स्तर पे, अगर उसने मुझको याद किया तो निश्चित रूप से मैं उसके घर पहुंचता हूं। नहीं, ये क्वालिटी आपकी रही है कि युवाओं का साथ लंबे समय से आप निभाते आ रहे हैं और आज युवाओं के लिए जो लड़ाई भानु मिश्रा जी ने लड़ी है, और आज वही दम है कि गोरखपुर और गोरखपुर से जो निकट के क्षेत्र हैं उसमें भानु मिश्रा जी का नाम आज भी उतनी इज्जत और एक मर्यादा के साथ लिया जाता है। सर, कुछ और सवाल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुद्दों पर करें आपसे? एकदम करें। तो सर, जैसे अभी आरक्षण का मामला है और यूजीसी का मामला है, तो क्या कहते हैं आप, आरक्षण कितना देश हित में कितना नुकसान कर रहा है और इससे बैक होना चाहिए, या जैसे सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक चश्मे से आरक्षण को रोटी सेक रही हैं, वो आरक्षण को वापस लेने में घबरा रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कहाँ है सबसे? देखिए, मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के स्टैंड की बात नहीं करता, लेकिन मेरा जो मानना व्यक्तिगत रूप से, निश्चित रूप से ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण, जातीय आधार पे नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। बाकी पार्टी का जो निर्णय है, हम लोग पार्टी के निर्णय के साथ हैं। और रहा सवाल विरोध विपक्ष के लोगों का, विपक्ष के लोग तो अनाप शनाप कुछ भी बकते रहते हैं, लेकिन आज के तिथि में जो स्थिति है हम लोगों की, निश्चित रूप से उसे विचार करने की आवश्यकता है। तो इस समय सारी राजनीतिक पार्टियों में ब्राह्मणों के खींचतान चल रही है बहुत तेजी से, तो ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण जिस तरफ जाएगा सरकार उसकी बनेगी, पीछे से ऐसा होता रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस वजह से आपको, आपके ऊपर निगाह गड़ाए हुए है? निश्चित से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं जी। हम लोगों की पूरी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और पूरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को युवाओं के साथ जोड़ के पार्टी को मजबूत किया जाए। और रहा सवाल ब्राह्मणों का, जो थोड़ी बहुत नाराजगी है, हम लोग मिलकर उसको ठीक करेंगे और शीर्ष नेतृत्व से भी हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि जो इनकी समस्याएं हैं
उसका निराकरण किया जाए, और मुझे नहीं लगता कि कहीं ब्राह्मण जाने वाला है। जी। तो जो पीडीए समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, पीडीए का गठन किया, तो आपके भारतीय जनता पार्टी का जो अभी विस्तार किया गया है, तो मुझे लगता है कि पीडीए को सामने रख के जो विस्तार किया गया है उस हिसाब से ही सारे नेताओं का सिलेक्शन किया गया है। तो स्वर्ण समाज को बिल्कुल उसमें भी थोड़ा दरकिनार किया गया है सर। तो ऐसा स्वर्णों का सब जगह शोषण कब तक चलेगा? नहीं, देखिए, शोषण कहीं नहीं है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी है, परिवार की तरह सबको यहाँ पे लिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य परिवार के सदस्य के रूप में रहता है। ये कहीं नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे पीडीए का फार्मूला चल रहा है और ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। अगर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता तो ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाते, हमारे दयाशंकर मिश्र दयालु जी मंत्री नहीं बनाए थे, जबकि किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मंत्री बनने के बाद उन्होंने एमएलसी पद की शपथ ली, वो सब संगठन की देन थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि हमारे यहाँ भी सम्मान सबको दिया जाता है। क्योंकि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए नीचे से लेके ऊपर तक सारे समाज को लेके चलने का काम करती है, सारे वर्ग को लेके चलने का काम करती है, सारी जातियों को लेके चलने का काम करती है। इसीलिए हम लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते कि विपक्ष के लोग पीडीए चलाएं या कुछ भी चलाएं, उनका कुछ चलना नहीं है। इस समय जो भी चलना है भारतीय जनता पार्टी का जादू चलना है। सर, भारतीय जनता पार्टी का जादू चलना है या योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जादू चलना है? ऐसा कुछ महसूस होता है हम लोगों को, सारे समाज के लोगों को, कि शायद मोदी मैजिक शायद कुछ कमजोर पड़ा है। योगी आदित्यनाथ जी को एक बड़ा चेहरा जिस तरीके से सर्वे के अनुसार आ रहा है, तो अब योगी आदित्यनाथ जी को बागडोर संभालनी चाहिए। ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से मुख्यमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से गुंडा राज खत्म हो गया है। जितने अपराधी माफिया थे सब जमींदोज हो चुके हैं। इनका जो निर्णय लेने की इनकी जो क्षमता है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, और महाराज जी का निर्णय ही आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई दूसरा नेता है चाहता, तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। तो हमें नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अलग करके कोई चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ने वाली है। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में पिछला चुनाव हुआ, इन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। नहीं, हमारा पूछने का था कि जो अभी त्वरित निर्णय महाराज जी ने पिछले 10 साल के शासनकाल में दिखाया, तो इधर कुछ गोरखपुर में विशेषकर जो कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, तो उसमें भी सर, जैसे त्रिपाठी जी की हत्या हुई, बहुत भीषण हत्या, फिर एक बच्ची का रेप हुआ, तो उसमें जो थोड़ा सा विलंब हुआ, उस विलंब का कुछ कारण ऐसा रहा विशेषकर, या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कुछ दबाव रहा, जिस वजह से योगी जी बहुत त्वरित निर्णय नहीं ले पाए? गृह जनपद की बात है, बहुत शोर शराबा मचा, क्या ऐसा हुआ कि कोई डेलीगेसी नहीं गई? आपके जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ और भी विधायक वहां पे गए, त्वरित निर्णय लेने में देरी क्यों हो गई सर? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि कोई देरी हुई। हाँ, ये है कि उनकी जो शिव कुमार तिवारी जी की हत्या हुई, निश्चित रूप से बहुत ही गलत हुआ, और इस तरह का नृशंस हत्या तालिबानी मानसिकता वाला ही कोई कर सकता था। और जिस तालिबानी मानसिकता के अनुसार उसने हत्या किया था, तुरंत उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पूरे जितने नामजद लोग थे सबकी गिरफ्तारी हुई। हाँ, ये है कि अपराध रोका जा सकता है, लेकिन किसी की मंशा कोई नहीं पहले जान सकता। उन लोगों ने हत्या किया, तब उनके पूरे परिवार को जेल हुआ, सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं। कठोर से कठोर कार्रवाई होने वाली है, रासुका की कार्रवाई चल रही है, निश्चित रूप से उस परिवार को न्याय मिलेगा। सर, पुरानी एक घटना याद आ जाती है जब आप कहते हैं कि हम अगल बगल बैठे हैं और इस तरह की अभी कोई घटना हम घटा दें। सर, 97 में भी एक घटना बहुत चर्चित हुई थी आपके साथ, श्री प्रकाश शुक्ला जी थी। जी। बहुत सारी गोलियां, मुझको लगता है कि 24-25 गोलियां आपको लगी थी। क्या ऐसा हो गया था सर? थोड़ा शॉर्ट में फिर से एक बार हम चाहेंगे कि आप याद करें, और जिस मतलब बिल्कुल मजबूती से आपने सामना किया था, थोड़ा सा फिर एक बार चर्चा हो, कुछ बताइए सर डिटेल में। देखिए, वो व्यावसायिक लड़ाई थी। अच्छा। और जब मैं 1996 में शिवसेना से चुनाव लड़ा जी, तो जैसा कि आपने पहले बताया कि शिवसेना मतलब भानु मिश्रा, भानु मिश्रा मतलब शिवसेना जी, तो उस समय यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे हम जी। और हम लोग रेलवे के ठेकेदारी करते थे पेशे से। तो रेलवे में जहां हम लोग पहुंच जाते थे और जहां हम लोग मैनेज करना होता था कि भाई ये टेंडर इनको लेना, ये टेंडर, तो उस समय हम लोग की चलती थी। और ऑक्शन का जो रेलवे में चलता था तो हम लोग जिस लॉट पे रख देते थे हम लोग का हो जाता था। श्री प्रकाश को इसी बात की चिढ़ थी हमसे, और जो हमारे विरोधी ठेकेदार लोग थे उन लोगों ने उसको पैसा देके हायर किया कि भानु मिश्रा को रास्ते से हटा ही दिया जाए।
तो वही 1 अगस्त 1997 की घटना है, दिलीप होटल में लखनऊ में। उस दिन हम लोग को रुकना पड़ा। विधानसभा सत्र चल रही थी, बहन मायावती की सरकार थी, सारे होटल बुक थे। दिलीप होटल में हम लोग को सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग चाह रहे थे कि आमने सामने कोई कमरा मिले, तो 102 और 108 कमरा हम लोग को वहाँ खाली मिला। आमने सामने दोनों कमरा था, हम लोग वहाँ पे रुक गए। और रात में श्री प्रकाश को मैसेज हुआ कहीं जाने का, उसी होटल में राजन तिवारी रुका हुआ था, उसने मुखबिरी कर दी। और अगले दिन ही लोग हम लोग को वहाँ मारने पहुँचे। नींद में हम लोग सोए थे, AK-47 से उसने गोली चलाई, 104 गोलियां उसने चलाई थी पूरे कमरे में, AK-47 और वो 45 पिस्टल की 27 गोलियां मुझको लगी थी। मेरे मामा का लड़का था, वो उसमें मृत्यु हो गई थी उसकी। हमारे 2 और साथी थे, उनको भी गोलियां लगी थी। सर, समाजवादी पार्टी से भी आप जुड़े रहे, समाजवादी पार्टी से भी आप चुनाव लड़े, क्या ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी से आप मुखर हुए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतलब लहर देख के आप रास्ता मोड़े, या कुछ अंतर्कलह थी इस तरह की? उस लड़ाई के बाद, मतलब उस विधानसभा चुनाव के लड़ाई के बाद मैं समाजवादी पार्टी में लगातार काम करता रहा। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे, जब तक उन्होंने पार्टी अपने हाथों में रखी, पार्टी का कमान उनके हाथों में था, तो वो सबको लेके एक साथ चलते थे। लेकिन मुझे ये प्रतीत होना, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। हमें लगा कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण होने का दुष्परिणाम मुझे भुगतना पड़ा, और तमाम ऐसे काम थे जो ब्राह्मणों के नहीं हो रहे थे उस सरकार में। कुपित होकर मैंने छोड़ा था। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि, अच्छा, किसी को मालूम ही नहीं था कि 2017 में सरकार बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, ऐसा कोई वो भी नहीं था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, यही दो आपस में कभी ये कभी वो सरकार बनाते थे। साथ में बहन जी की सरकार बनी, साथ से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं था कि 17 में हम जान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और हमने पाला बदल दिया। हमें पीड़ा थी, हमने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं अपना काम करने लगा यहाँ। बाद में भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ, सरकार बनी। सरकार में मैं आज भी समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हूँ और पार्टी की निष्ठा से कार्य कर रहा हूँ। जो भी दायित्व मुझे दिया जाता है। जब चुनाव नजदीक आएगा, गोरखपुर की जनता भानु मिश्रा जी को कहाँ देखेगी? देखिए, निर्णय तो होने वाला है, लेकिन मैंने भी मन बना रखा कि मैं शाहजहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी को निर्णय लेना पड़ेगा कि किसके ऊपर दांव लगाया जाए, किसका क्या रहा है, कार्यकाल में क्या रहा और उन्होंने लोगों के लिए क्या किया। ये सब निर्णय लेने के बाद पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि मुझे इस बार मौका मिलेगा। जी, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत। जी सर, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार स्टैंड लेती रहती है, या ऐसा हमें से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पे है वहाँ पे भ्रष्टाचार कम है? अभी अटल जी की एक प्रतिमा लगाई गई थी 20 लाख रुपए की कांसे की, और सर एक बरसात में वो उसकी पोल खुल गई। तो इस तरह का भी भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है सर। तो क्या, कैसे जनता विश्वास करे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में? पार्टी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। अब बात को समझिए आप जी। जैसे मूर्ति तो भारतीय जनता पार्टी बनाती नहीं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसी एजेंसी को दे दिया जी कि भाई ठीक है, आप अटल जी की शानदार मूर्ति कांस्य की बना दीजिए। अब अगले आदमी ने चोरी किया और वो मूर्ति एक बार किन्हीं कारणों से धुल गई, या उसकी जो भी सच्चाई आप बता रहे हैं बाहर आई, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कार्रवाई उसके खिलाफ हुई। वो दोष तो उसका है कि जो अपने व्यापार को ईमानदारी से न करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं सर, ऐसे तो राम मंदिर का मामला है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी की भद भी पिटी, भारतीय जनता पार्टी घेरे में भी आई कि रामलला के मंदिर में महाराज जी का जाना आना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उतनी बड़ी चोरी हो गई। तो वहां भी इस तरह की चोरी अगर हो रही है और आगे भविष्य में राम मंदिर में चोरी न हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई रणनीति तय कर रखी है सर? देखिए, रणनीति तो तय हुई है और महाराज जी ने SIT की जांच भी बैठाई। महाराज जी ने स्पष्ट आदेश दिया था कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। SIT ने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी और आगे की जो कार्रवाई होनी है, जो मंदिर के संचालन की व्यवस्था है, वो भी निर्णय उच्च स्तरीय होना है। तो उसमें हम लोगों का बोलना उचित नहीं है और ये सब देखते हुए जरूर कोई पुख्ता इंतजाम वहाँ किया जाएगा कि आइंदा इस तरह की घटना न हो। अभी पप्पू यादव का स्टैंड देखिए, पप्पू यादव के जो इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं कि राम जी है ही नहीं, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है,
शिवलिंग पे दूध मत चढ़ाओ, जब सावन आता है तो इस तरह का पाखंड पप्पू यादव और बहुत सारे ऐसे तथाकथित नेता करने लगते हैं। तो वो राम जी को और सनातन को ही सारे नेता, सारी पार्टियां क्यों टारगेट करती हैं? क्या उनका उद्देश्य है कि सिर्फ सनातन को टारगेट करेंगे, राम जी को लेके लड़ेंगे तो हित सधेगा? और कितना हित सधेगा? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म बेचती है, और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस ने इस्लाम बेचा, 70 साल राज किया, तो भारतीय जनता पार्टी अगर सनातन बेच के अगले 70 साल तक राज करेगी तो इसमें बुराई क्या है सर? नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन बेच नहीं रही है जी। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की ही पार्टी है। और राम हमारे आराध्य प्रभु हैं जी। हम लोग राम जी को मानते हैं, और पप्पू यादव माने ना माने उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। पप्पू यादव को अपनी राजनीति करनी है, वो जो भी करे उनका आउटलुक है ये। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी सनातनी थे, सनातनी है और सनातनी रहेंगे। और हम लोग के पूज्य आराध्य प्रभु राम हैं, राम जी थे, राम जी हैं और राम जी ही रहेंगे। तो हम लोग निश्चित रूप से राम जी के नाम पे हम लोग एकजुट हैं, और आगे भी हम लोग इस तरह की जो विवादित चीज़ें हैं उस पर भी हम लोग एक ठोस रणनीति बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। तो इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी महाराज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अखिलेश जी और शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी को ऐसा लगता है, हम पत्रकार बंधुओं को, कि शंकराचार्य जी को खड़ा किया गया है योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अगेंस्ट। तो कितनी लड़ाई मजबूत हो गई है सर इससे? देखिए, लड़ाई कहीं है ही नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की कहीं लड़ाई है ही नहीं उन लोगों से। ये लोग रंगे हुए सियार हैं जी। मतलब मेरा समझ रहे हैं ना, रंगे हुए सियार है। ये लोग शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रंग के शेर बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो चलने वाला नहीं है, पब्लिक सब जानती है और जनता को मालूम है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, निश्चित रूप से मोदी जी की देन है। तो आज योगी और मोदी जी मिलके जो काम सनातनियों के लिए कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं, उसको अभी ये लोग कहीं नहीं पाएंगे, ये लोग कहीं है ही नहीं। इतना काम होने के बाद भी सर उत्तर प्रदेश में आज की जो पहचान है हमारी, अभी मतलब योगी जी ने 10 साल शासन किया, 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, इसके बाद भी सर आज जो हमारी पहचान है वो आईटी में हमारी पहचान नहीं हुई। आज भी हम नंबर 1 है पान मसाला गुटखा के मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन में, कृषि उत्पादों में और बीफ के सप्लाई में सर। तो इस परिदृश्य को बदलने का एक बीड़ा, एक संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, इसमें पूर्वांचल और भी उपेक्षित है सर। तो कब तक ऐसे ही पूर्वांचल उपेक्षित रहेगा पश्चिम की अपेक्षा, और उत्तर प्रदेश आईटी में, टेक्सटाइल्स में और मेडिकल में और सब क्षेत्र में कैसे बेहतर होगा सर? ये आप कैसे कह रहे हैं कि पूर्वांचल उपेक्षित है? पूर्वांचल के लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने यहाँ टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया गोरखपुर के गीडा में। इतनी शानदार 2-3 बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ लगी, इथेनॉल की फैक्ट्री लगी, पावर प्लांट भी उन्होंने दे दिया। गीडा में 2 सरिया की फैक्ट्री लगी, और कैंपा कोला का आ गया। मेदांता भी यहाँ जगह खोज रही है, मेदांता हॉस्पिटल भी यहाँ आने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने दिया। तो पूर्वांचल उपेक्षित कहाँ है? जब से महाराज जी हुए हैं पूर्वांचल और तेजी गति से आगे बढ़ा है सर। ओवरऑल सर हमारे पास बिल्कुल डेटा है। आप एक चीज और समझिए, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में पान मसाला, ब्रह्मोस मिसाइल भी आज उत्तर प्रदेश में बन रहा है जी। हर जनपद में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। गोरखपुर जैसे शहर में 4 मेडिकल कॉलेज हो गए, ये सब पूज्य महाराज जी की देन है जी। तो अगर 5 साल की और सरकार रहती है तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, और बहुत सारे आईटी सेक्टर्स में, मेडिकल में, टेक्सटाइल्स में हमारी पहचान बदलेगी, हम नंबर 1 कहलाएंगे सर। एकदम कहलाएंगे। देखिए, आज से पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो आप भी गोरखपुर में हैं, हम भी गोरखपुर में हैं, हम लोग देख रहे हैं कि आज जो गीडा क्षेत्र का विकास हुआ है, और यहाँ से लेके धुरिया पार तक, अब देखिए नई तमाम प्रोजेक्ट लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने वाला था क्या? डरते थे लोग कि यहाँ अपराधी हैं, लूट लिए जाएंगे और रोज फिरौती की मांग होगी, अपहरण होगा। लेकिन आज लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में आके निवेश कर रहे हैं। और जिन लोगों ने निवेश किया
अच्छा खासा काम किया और एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में उन लोगों का भी योगदान रहा। तो उत्तम प्रदेश तो बन चुका है, अब इसको और आगे बढ़ाने का अगले पंचवर्षीय कार्यक्रम योजना में रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और निश्चित रूप से इसको और बृहद करेंगे। सर, अंतिम में दो शब्द हमारे गोरखपुर क्षेत्र की जनता के लिए। भानु मिश्रा, युवाओं की ताकत, युवाओं की चेतना, युवाओं के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले भानु मिश्रा के दो शब्द गोरखपुर की जनता के लिए सर। मैं भानु मिश्रा गोरखपुर के सभी नौजवान साथियों को एक बार पुनः प्रणाम करता हूं और आप सबसे सहयोग की उम्मीद करता हूं, और ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज कार्य कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, आने वाले चुनाव में जो 2027 में होना है, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर संगठन को मजबूत बनाइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाइए और उत्तर प्रदेश में पुनः एक बार योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बोल थे भानु मिश्रा जी के। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, जनता सबके भाग्य का निर्णय करेगी, जनता तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, गद्दी पर से कौन हटेगा और गद्दी पर विराजमान कौन होगा, ये आने वाला 2027 का चुनाव बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं भानु मिश्रा जी को कि भानु मिश्रा जी जैसे यूथ के आइकॉन थे और आज भी जिस ऊर्जा से ओतप्रोत हैं और युवाओं के लिए जो आइकॉन, यूथ के लिए जो आइकॉन है भानु मिश्रा जी, आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित हो और पिछली लड़ाइयों से सबक लेते हुए आज की आगे की जो 27 की लड़ाई भानु मिश्रा जी लड़ेंगे, इसमें निश्चित रूप से आप विजयी हो और गोरखपुर के युवाओं के लिए, गोरखपुर की जनता के लिए, गोरखपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपनी पूरी ताकत देंगे, झोंकेंगे और एक नया गोरखपुर बनाने में, एक नया गोरखपुर को इस्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।